उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी फुल फॉर्म में हैं। तेज रफ्तार फैसले, बैक टू बैक विभागीय समीक्षा और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर सख्त फोकस के जरिए उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश सरकार गति, पारदर्शिता और परिणाम आधारित शासन की दिशा में पूरी ताकत से जुटी हुई है। सरकार का एकमात्र फोकस जनता को गुड गवर्नेंस देना है। बीते 2 दिन से सीएम धामी बैक टू बैक बैठक ले रहे हैं और इन बैठक के केंद्र में है वो योजनाएं जिन्हें स्वयं मुख्यमंत्री धामी ने गेम चेंजर योजनाओं का दर्जा दिया है। ये योजनाएं उनकी निगरानी में चल रही हैं और समय समय पर वे खुद इनकी प्रगति की समीक्षा करते हैं। मुख्यमंत्री का मानना है कि इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन से उत्तराखंड का भविष्य बदल सकता है। सीएम धामी ने 2 दिन में जिन विभागों की बैठक ली उनमें लोक निर्माण विभाग, परिवहन, उद्योग, नागरिक उड्डयन, सूचना प्रौद्योगिकी, शहरी विकास और ग्रामीण विकास विभाग शामिल रहे। इन विभागों की प्रमुख योजनाओं को लेकर सीएम धामी ने अधिकारियों से टाइम बाउंड एक्शन प्लान की मांग की है और ये स्पष्ट किया कि अब सिर्फ फाइलें खंगालने का नहीं, जमीन पर नतीजे देने का समय है। हाल ही में रुद्रपुर में उत्तराखंड निवेश उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। इस दौरान गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री की पीठ थपथपाई और प्रशंसा की। इसको लेकर अब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि अच्छी बात है, आप इस तरीके के निवेश की बात करिए, लेकिन जमीन तो हम ही ने उपलब्ध करवाई। हम ओयू कई साइन किए हैं, लेकिन धरती पर तो दिखाई देने चाहिए। आज तो जो उद्योग प्रारंभ में लगे थे वही बंद हो रहे हैं, उनमें छटनी हो रही है और इस चिंता को एड्रेस किया जाना जरूरी था, लेकिन इस पर कोई बात नहीं हुई। केवल एक भव्य तस्वीर दिखाई गई और उसमें मुख्यमंत्री का चमकीला चेहरा बनाने की कोशिश की गई। मुख्यमंत्री की पीठ थपथपाई गई, लेकिन चीजें धरती पर उतरनी चाहिए। अगर इस समारोह के बाद भी चीजें नहीं सुधरती हैं तो बड़ा धोखा होगा। दिखाई गई और उस भव्य तस्वीर में एक चमकीला चेहरा बनाने की कोशिश की गई श्री धामी जी की। अच्छी बात है, हमारे मुख्यमंत्री जी की पीठ थपथपाई अच्छी, मैं तो कह रहा हूँ और जोर से थपथपाए, लेकिन क्योंकि उससे जो भाजपा के अंदर कई उत्सुक अभ्यर्थी हैं, प्रत्याशी हैं, उनको लगेगा कि अब तो वो अंगूर का गुच्छा मुख्यमंत्री पद वाला और ऊपर चला गया है, तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कितनी जोर से उनकी पीठ थपथपाई, अच्छी बात है, लेकिन चीजें अब धरती पर उतरनी चाहिए। उत्तराखंड के लिए यदि इस समारोह के बाद यदि चीजें धरती पर नहीं उतरती हैं, रोजगार सृजित नहीं होते हैं, तो फिर ये बड़ा धोखा होगा। पार्लियामेंट में मानसून सत्र शुरू होने से पहले सपा सांसदों के द्वारा मस्जिद में बैठकर मीटिंग करने को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब ने कहा कि अब विपक्षी दलों में राजनीति का स्तर गिरने लगा है, इसलिए तो वह मस्जिद में बैठकर भी राजनीति कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब ने कहा कि आज तक धर्म को लेकर यही लोग भाजपा पर सवाल खड़े करते थे, लेकिन आज इनकी खुद की धर्म की आड़ में चलने वाली तुष्टीकरण की राजनीति भी उजागर हो गई है। फोटो डालते हो, मिंबर से राजनीति करते हो, मिंबरों पर बैठकर बेवकूफ बनाते हो मुसलमानों को और यहां से पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश करते हो और दूसरे लोगों के ऊपर आरोप लगाते हो। ये असली चेहरा अखिलेश यादव का है। अखिलेश यादव बताएं कि क्या उन्होंने पार्टी हेडक्वार्टर का, समाजवादी पार्टी के हेडक्वार्टर का एड्रेस चेंज कर लिया है? क्या अब उसको हम मस्जिद को, जो मुस्लिम मस्जिदें हैं वहां से समाजवादी पार्टी अपनी राजनीति करेगी और राजनीति के अखाड़े क्या अब मस्जिद बनाएंगे? अब मुझे लगता है कि मस्जिदों के उलेमाओं को, अब मस्जिदों की पाकीज़गी को बचाना है तो वो भी जवाब दे कि क्या इन पॉलिटिकल मीटिंग्स की अनुमति दी जा सकती है मस्जिदों के अंदर, और अगर नहीं तो इसके लिए अखिलेश यादव को और उबैदुल्ला नदवी को और तमाम सांसदों को समाजवादी पार्टी के माफी मांगनी चाहिए। उत्तराखंड में हरिद्वार छोड़कर 12 जिलों में पंचायत चुनाव का पहले चरण का मतदान 24 जुलाई को होने जा रहा है, जिसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। पहले चरण के चुनाव प्रचार प्रसार का शोर 22 जुलाई शाम 5 बजे थम गया है। पहले चरण के चुनाव को लेकर राज्य
निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल गोयल ने बताया कि 21 जुलाई को 8 पोलिंग पार्टी अपने गंतव्य पहुंच चुकी है। वहीं 22 जुलाई को 497 पोलिंग पार्टी रवाना हो चुकी हैं और बाकी श्रेष्ठ 5318 पोलिंग पार्टी कल अपने गंतव्य के लिए रवाना होगी। इसके साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग की प्रदेश के 12 जिलों के जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और एसएसपी के साथ व्यवस्था को लेकर बैठक आयोजित हो चुकी है। बैठक में आपदा की स्थिति में वैकल्पिक रास्तों की जरूरत, जेसीबी मशीनों की तैनाती, लैंडस्लाइड होने पर पोलिंग पार्टी के लिए सड़क पार गाड़ियों की व्यवस्था को सुनिश्चित रखने के बारे में चर्चा की गई है। पोलिंग पार्टीज को जो है आपदा के दृष्टिगत जो है मानसून से, बारिश से बचाव हेतु जो है सामग्री भी दी गई है ताकि वो स्वयं की भी रक्षा कर पाए। रेन कवर दिया गया है उनको। जो हमारी मतदान सामग्री है जो सबसे अति महत्वपूर्ण है, जिसमें कि बैलेट पेपर्स, बैलेट बॉक्स है, इसको कवर करने के लिए जो है वाटरप्रूफ थैलों का भी इंतजाम किया गया है। और यह भी इस बार किया गया है कि जो वाटरप्रूफ टेंट होते हैं प्रस्थान वाले स्थान पर और जहां पर पार्टियां वापस आएंगे अपना सामान जमा करने के लिए, वहां पर वाटरप्रूफिंग के भी यहाँ पर निर्देश जनपदों को दिए गए हैं और उसके अनुसार जो है बजट और मानक भी निर्धारित आयोग द्वारा कर दिए गए हैं। सूबे में जारी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण का चुनाव प्रचार शाम 5 बजे तक थम गया है, तो वहीं 24 जुलाई को होने वाले मतदान के पोलिंग पार्टियों को भी रवाना कर दिया गया है। इसी क्रम में विकास नगर, कालसी और चकराता विकासखंड चुनाव प्रचार के आखिरी दिन प्रत्याशियों ने रैली और शक्ति प्रदर्शन के जरिए पूरा दमखम दिखाने की कोशिश की, तो कुछ प्रत्याशी डोर टू डोर पहुंचे मतदाताओं को रिझाने में लगे। वहीं दूसरी ओर बता दें कि 24 जुलाई को पंचायत चुनाव के लिए प्रथम चरण का मतदान होना है, जिसके लिए आज सुबह विकासनगर से कालसी और चकराता के दूरस्थ पोलिंग बूथों के लिए चौक चौबंद किया गया, जबकि कुछ अन्य पोलिंग पार्टियों को कल रवाना किया गया है। त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव के पहले चरण के मतदान के अंतिम दिन प्रत्याशियों ने जनता को रिझाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। जगह जगह शक्ति प्रदर्शन के तहत रैलियां निकाली गई और वादों की झड़ी लगा दी गई। पावो के कलोड़ क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी रमेश रावत ने भी जनसंपर्क अभियान चलाते हुए कहा कि उन्हें जनता से भरपूर समर्थन मिल रहा है। जिला पंचायत कालो सीट चुनाव मैदान में उतरे और प्रत्याशी करमवीर भंडारी ने बताया कि वो किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि से नहीं आते हैं, लेकिन आम जनता की सेवा के उद्देश्य से चुनावी मैदान में उतरे हैं। उन्होंने कहा कि जनता का जो उत्साह देखने को मिल रहा है उससे ये साफ है कि लोग परिवर्तन चाहते हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि जीत के बाद वे क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता देंगे और पेयजल, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को धरातल पर उतारेंगे। कि मैं कोई राजनेता नहीं हूं, न मैंने आज तक कभी भी कोई चुनाव लड़ा है। मैं सिर्फ जनता इंटर कॉलेज पूरी क्षेत्र में 90 के दशक में 6 साल प्रबंधक रहा हूं। इस बार जनता का यही था, यहाँ गुस्सा भी था हमारा कि भाई 10 साल से हमें देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह की कोई योजना यहाँ पे जो जिला पंचायत से होनी चाहिए, जबकि उसके अंतर्गत हमने सुना काफी पैसा, काफी बजट जिला पंचायत को मिलता है। ये मेरे ख्याल से देश के अंदर हमारी तीसरी सरकार होती है जिला पंचायत जिले की जो है। तो इस सरकार के अंदर सारा कैबिनेट बैठता है, वहाँ पे सारी जो सदस्य आते हैं चुन के, उनके अपना पे वहाँ पे तरीके से मेरे ख्याल से काम होते होंगे। संस्थाएं वहाँ पे भी बनती है, समितियां बनती है सारी। तो हम अब आगे जाके यही देखेंगे कि इसके अंतर्गत जाके क्या हो सकता है। बागेश्वर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 को निष्पक्षता के साथ शांतिपूर्वक एवं सकुशल संपन्न कराए जाने के लिए आशीष भटगाई, जिला निर्वाचन अधिकारी और चंद्रशेखर घोर के पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से ब्रीफ किया गया है। निर्वाचन ड्यूटी में नियुक्त समेत समस्त पुलिस बल सुरक्षा कर्मियों को ब्रीफ करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मानसून सीजन के दृष्टिगत त्रिस्तरीय पंचायत मतदान ड्यूटी में नियुक्त सभी कार्मिक मौसम के अनुसार आवश्यक सामग्री साथ लेकर जाएंगे। जिले में 24 जुलाई 2025 को तीनों ब्लॉकों बागेश्वर, कपकोट, गरुड़ एक ही दिन में मतदान संपन्न कराए जाएंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव सामान्य निर्वाचन 2025 के बागेश्वर ब्लॉक चुनाव क्षेत्र को कुल 5 जोन व 21 सेक्टरों में विभाजित किया गया है, जिसमें कुल 190 मतदेय स्थल हैं। 24 तारीख को जो है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आयोजन किया जा रहा है। बागेश्वर जनपद में एक ही चरण में 24 तारीख को 461 बूथों में ये मतदान का
मतदान प्रस्तावित है। इसको लेकर जो है पूरी तरीके से डिप्लॉयमेंट प्लान और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से मुस्तैद है। हमने आज कपकोट ब्लॉक में ऑलरेडी ब्रीफिंग कर ली है पूरे फोर्स की, जो कपकोट का ब्लॉक में डिप्लॉयड रहेगा। इसके अलावा बागेश्वर और बैजनाथ में जो ब्लॉक्स में फोर्स डिप्लॉयड होगा, इनकी यहाँ की जा रही है। सेक्टर मजिस्ट्रेट तथा सेक्टर पुलिस अधिकारी, जोनल मजिस्ट्रेट और जोनल पुलिस अधिकारी, इनके भी कंबाइंड ट्रेनिंग पुलिस और प्रशासन द्वारा की जा चुकी है और सभी लोगों को प्रॉपर निर्देश दिए जा चुके हैं कि किस तरीके से शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से मतदान का आयोजन करना है और किस तरीके से सावधानियां बरतनी है। आपदा संबंधी भी हमने तैयारियां कर ली है और रूट प्लान हमने बना लिया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदान 24 जुलाई और 28 जुलाई को होने हैं और चुनाव को लेकर गढ़वाल रेंज परिक्षेत्र से पूरी तैयारी कर ली गई है। चुनाव को लेकर संबंधित जनपदों के अधिकारियों को ब्रीफ कर दिया गया है। गढ़वाल रेंज में चुनाव के लिए 9000 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही वर्तमान में कावड़ चल रहा है और कावड़ खत्म होते ही चुनाव के लिए पुलिस फोर्स भेजा जाएगा। वहीं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले गढ़वाल परिक्षेत्र में शराब, अवैध नशे की लगातार चेकिंग की जा रही थी। पुलिस ने अब तक 1,97,00,000 रुपए की अवैध शराब बरामद की है। संबंधित तस्करों के खिलाफ मुकदमा दर्ज और गिरफ्तारी भी की गई है। साथ ही चुनाव शांतिपूर्वक हो उसके लिए कार्यवाही की गई है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव शांतिपूर्वक हो सके उसके लिए पुलिस का सभी पर फोकस है। पंचायत चुनाव के प्रथम चरण को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए समीक्षा बैठक की गई है। बता दें, पुलिस डीजीपी दीपम सेठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के समस्त जनपद प्रभारियों के साथ विस्तृत समीक्षा की। राज्य में पंचायत चुनाव के प्रथम चरण की पुलिस तैयारियों की, फोर्स की तैनाती आदि से पुलिस महानिदेशक को अवगत कराया गया। साथ ही सभी जनपदों द्वारा भी फीडबैक से अवगत कराया गया। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पर्व है। प्रत्येक मतदाता को सुरक्षित, शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष वातावरण में मतदान का अवसर उपलब्ध कराना हम सभी की प्राथमिक जिम्मेदारी है। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी अथवा विघ्न डालने की कोशिश करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सोमवार को सचिवालय में प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें पुरानी हो चुकी 108 एम्बुलेंस एवं विभागीय एम्बुलेंसों को तत्काल बदले जाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में संचालित हो रही सभी 108 एम्बुलेंस एवं विभागीय एम्बुलेंसों का परिविश्लेषण कर लिया जाए एवं पुरानी एवं खराब वाहनों को शीघ्र बदला जाए। स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने बताया कि प्रदेश भर में 108 एम्बुलेंस सर्विस की 272 एम्बुलेंस और 244 विभागीय एम्बुलेंस मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि सभी सीएमएस और सीएमओ को ये निर्देश दिए गए हैं कि मरीजों के लिए 108 एम्बुलेंस या विभागीय एम्बुलेंस सुनिश्चित की जाए, जिससे उन्हें प्राइवेट एम्बुलेंस का सहारा न लेना पड़े। अभी जो हमने लेटर लिखा है सीएमएस को, उसमें हमने ये बहुत स्पष्ट किया है कि सीएमएस की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि 108 एम्बुलेंस वो पेशेंट को उपलब्ध कराए और किसी भी कारणवश 108 एम्बुलेंस कहीं और व्यस्त रहता है तो डिपार्टमेंटल एम्बुलेंस प्रोवाइड किया जाए और ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न ना हो जिसमें पेशेंट प्राइवेट एम्बुलेंस हायर कर रहा है, क्योंकि हमारे पास जो आंकड़ा मैंने बताया एम्बुलेंसेस 108 एम्बुलेंस और विभागीय एम्बुलेंस मिला के लगभग 500 से भी ज़्यादा हमारे पास एम्बुलेंस हैं। ये पर्याप्त नंबर है, तो ऐसी स्थिति कभी भी उत्पन्न ना हो कि पेशेंट प्राइवेट एम्बुलेंस का यूज करे। पर्यटन नगरी मसूरी की अधिकांश सड़कें बदहाल स्थिति में हैं। ऐसे में लोगों को आए दिन दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। वहीं बात की जाए झड़ी पानी कोलू खेत मार्ग की, तो इस मार्ग में आए दिन कोई न कोई वाहन सवार चोटिल होता है। सड़क में इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि लोगों का चलना मुश्किल हो गया है। इस मार्ग में अधिकांश स्थानीय लोग आवागमन करते हैं। इस बारे में कई बार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से भी कहा जा चुका है, लेकिन अब तक किसी ने भी इस मार्ग की सुध नहीं ली है। बरसात में यदि मसूरी देहरादून
देहरादून मार्ग बंद हो जाता है तो लोग इसी मार्ग का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पिछले 6 वर्षों में से ये मार्ग क्षतिग्रस्त है और ना तो पूर्व की सरकार और ना ही वर्तमान सरकार ने इस ओर कोई ध्यान दिया है। आए दिन यहाँ पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन इसके बावजूद जनप्रतिनिधियां इस मार्ग की ओर मरम्मत नहीं कराई गई है। सावन की शिवरात्रि के मौके पर शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। हरिद्वार के धदेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों की कतारें लगी हुई हैं। मंदिर परिसर श्रद्धालुओं की भीड़ से भरा हुआ है और हर तरफ हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। दक्षेश्वर महादेव मंदिर को भगवान शिव की ससुराल कहा जाता है। मान्यता है कि सावन के पूरे महीने भगवान शिव यहाँ विराजमान रहते हैं, इसलिए लोग दूर दूर से मंदिर में जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं। पुलिस की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। सावन के पावन महीने में इस वक्त उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा चल रही है, जो कि अपने अंतिम दौर में है। इस दौरान कांवड़िए गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। वहीं इसी बीच देहरादून शहर के भीतर ट्रैफिक व्यवस्था को सुसज्जित रूप से चलाने के लिए कांवड़ियों का शहर के भीतर प्रवेश पूरी तरह से वर्जित है, जिसके चलते मुख्य रूटों से ही यानी कि आईएसबीटी, रिस्पना और विकास नगर क्षेत्रों से ही कांवड़ियों को आवागमन करने की अनुमति थी। वहीं मसूरी का रूट पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया था। अब आज शिवरात्रि के मौके पर बड़ी संख्या में कांवड़ियों की पहुंच रही है और पुलिस प्रशासन द्वारा कांवड़ियों से ये अपील की गई है कि वे निर्धारित रूट का ही पालन करें और प्रतिबंध रूट अरे से आवागमन न करते हुए पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। बढ़ती टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन सिस्टम के दौर में कई जोखिम भी बढ़ गए हैं, जो साइबर क्राइम के रूप में सामने आ रहे हैं। लोगों को इस साइबर क्राइम के प्रति जागरूक करने व इसके खतरों को पहचानने के साथ ही इससे बचने को लेकर उत्तरांचल प्रेस क्लब देहरादून में साइबर पुलिस के साथ मिलकर बजाज फाइनेंस ने जागरूकता कार्यक्रम रखा। इस कार्यक्रम के जरिए सीओ साइबर पुलिस स्टेशन देहरादून ने कई ऐसी बातें बताई जिससे साइबर अपराधों को पहचाना जा सकता है और इससे बचा जा सकता है। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन पेमेंट, फ्रॉड कॉल, अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचें, साथ ही सोशल मीडिया के इस्तेमाल में सावधानी भी बरतें। वीर चंद्र सिंह गढ़वाल राजकीय आयुर्विज्ञान शोध संस्थान मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में पीजी प्रथम वर्ष की छात्रा डॉक्टर आकृति श्रेया ने छात्रावास के कमरे में पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि आकृति झारखंड की रांची की रहने वाली थी और पटना से एमबीबीएस करने के बाद श्रीनगर मेडिकल कॉलेज से एनाटॉमी में पीजी कर रही थी। मेडिकल कॉलेज के अलकनंदा छात्रावास में कार्यरत कर्मचारियों के मुताबिक रात करीब 9 से 10 बजे के बीच आकृति हॉस्टल के कॉरिडोर में नजर आई। इसके बाद वो अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। कॉलेज में सेमिनार का आयोजन था, लेकिन आकृति उसमें नहीं पहुंची और जब उसके परिजनों ने सहपाठियों को फोन कर बताया कि आकृति फोन नहीं उठा रही है, तो इस पर सहपाठियों द्वारा विभाग को सूचना दी गई। कॉलेज प्रशासन ने छात्रावास कर्मचारियों को कमरे में भेजा, मगर दरवाजा अंदर से बंद मिला, जबकि आकृति के फोन पर लगातार घंटी बज रही थी। संशय होने पर इसकी सूचना विभाग को दी गई। इसके बाद मेडिकल कॉलेज प्रशासन विभागाध्यक्ष डॉक्टर अनिल द्विवेदी व पुलिस मौके पर पहुंचे। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर भीतर प्रवेश किया तो अंदर का दृश्य स्तब्ध कर देने वाला था। आकृति का शव चादर के सहारे पंखे से लटका हुआ मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।